हाँ चल रहा है जी सर, चल रहा है सर। क्योंकि we will discuss about bibliometric analysis। bibliometric analysis की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस सत्र का उद्देश्य टू बिकम एन एक्सपर्ट इन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम एक्सपर्ट बन जाएं, इसका लाभ ले पाएं। इफ यू वांट टू राइट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर पेपर, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, योर थीसिस, दिस इज वेरी हेल्पफुल। बहुत ही एक काम की चीज है, काम का क्षेत्र है। पूरे प्रस्तुतिकरण को 5 भागों में बांटा गया है। प्रोलॉग से शुरू करेंगे, बिब्लियोमेट्रिक के अर्थ को जानेंगे कि बिब्लियोमेट्रिक है क्या, डेटा बेसिस को जानेंगे कि वी बाय यूजिंग डेटाबेसिस के उपयोग से ही हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। फिर हाउ टू कंडक्ट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेप्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स की बात करेंगे। चरण, किन किन चरणों में। शुरू करते हैं प्रोलॉग से। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट इज द नीड टू डू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। किसी भी स्कॉलर की क्यूरियोसिटी होती है। वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, सिंस वी आर टीचर्स वी आर क्यूरियस इन नेचर। टीचर हुआ तो क्यूरियस होगा, जिज्ञासु होगा, जानने का प्रयास करेगा। तो बिब्लियोमेट्रिक शब्द सुनने के बाद वेरियस क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड। कुछ काल्पनिक प्रश्न हैं, स्कॉलर्स के मस्तिष्क में उठ सकते हैं। संभावित प्रश्न, हाउ डू आई नो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। जो भी आप शोध पत्र पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बेकार तो नहीं है। इन विच जर्नल आई शुड पब्लिश माई पेपर, किस शोध पत्रिका में मैं अपने शोध पत्र प्रकाशित करूं। व्हाट आर द बेस्ट जर्नल्स इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में बेस्ट जर्नल्स कौन कौन से हैं। हु इज साइटिंग माई आर्टिकल, यदि मैं कुछ लिख रहा हूं तो मेरे आर्टिकल को कोई अपने आर्टिकल में उल्लेख कर रहा है क्या, या केवल लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव बीन साइटेड, यदि मेरा कोई उल्लेख कर रहा है तो कितनी बार मेरा उल्लेख कर रहा है वो। व्हाट इज माई एच इंडेक्स, एक एच इंडेक्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, जानेंगे एच इंडेक्स क्या है, कि मेरा एच इंडेक्स स्कोर क्या है। उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द एच इंडेक्स स्कोर ऑफ द जर्नल इन विच आई पब्लिश्ड माई पेपर और गोइंग टू पब्लिश माई पेपर। जिस शोध पत्रिका में मैं शोध पत्र प्रकाशित कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, करने वाला हूं, करना चाहता हूं, उसका एच इंडेक्स क्या है। कुछ संभावित प्रश्न है, इन सभी संभावित प्रश्नों के हमें उत्तर चाहिए। केवल उत्तर नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर चाहिए। उसके लिए एक मेजरमेंट टूल इज रिक्वायर्ड, कोई मापन का तरीका भी तो चाहिए। और मापन के तरीके तो दुनिया भर के हैं। दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड, वो मानकों पर खरा उतरता हो। दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड, एक स्तरीय मापन का तरीका हमें चाहिए। दैट इज नोन एज बिब्लियोमेट्रिक, उसी को हम कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। पहला शब्द है बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब है रिलेटेड टू एनी बुक और ए पब्लिकेशन। और दूसरा शब्द है मैट्रिक, मैट्रिक मीन्स ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन का तरीका। तो कुल मिलाकर बिब्लियोमेट्रिक तो वो है ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ एनी स्कॉलरली पब्लिकेशन। कोई भी शोध पत्र स्कॉलरली शोध पत्र है, उसके मापन का तरीका वो कहलाता है बिब्लियोमेट्रिक। बिब्लियोमेट्रिक आई विल शो यू फ्यू पेपर्स ऑल्सो, कुछ पेपर्स भी आप सबके समक्ष में शेयर करूंगा। बिब्लियोमेट्रिक 2-3 कथनों में, 2-3 सेंटेंसेस में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिब्लियोमेट्रिक आर द सेट ऑफ मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एकेडमिक लिटरेचर क्वांटिटेटिवली। कोई भी आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आप कहें कैसा है, तो आप कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है। लेकिन बाय यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक्स यू कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन क्वांटिटेटिवली ऑल्सो, मात्रात्मक रूप में भी उसका मापन कर सकते हैं। दूसरा वाक्य, bibliometric are one of the key ways for measuring the impact of scholarly publications. It means that there are other means and methods also. By using that we can do the same. दूसरे भी तौर तरीके जिनके माध्यम से किया जा सकता है, उन सब में से एक स्तरीय तरीका, एक स्टैंडर्ड मेथड बिब्लियोमेट्रिक भी है। There are 2 key concepts of bibliometric analysis. आउटपुट एंड इम्पैक्ट। हम सभी स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारा आउटपुट क्या, हमारा उत्पादन क्या है, पब्लिकेशन जो लिखते हो हमारा उत्पादन है, आउटपुट। और हमारा इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है,
दूसरे व्यक्ति विशेष, दूसरे रिसर्चर हमारा उल्लेख करे, वो हमारा इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 रिसर्च पेपर लिखे लेकिन आज तक किसी ने उसका उल्लेख नहीं किया, तो हमारा आउटपुट तो 50 हो गया लेकिन इंपैक्ट 0 है। तो आउटपुट इज आवर प्रोडक्टिविटी that is measured by the number of publications and impact is measured by the citations. मेजर मैट्रिक्स कौन कौन से स्कॉलर्स के हम सब अपना मापन कर सकते हैं कि वेयर वी स्टैंड, कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। साइटेशन काउंट्स है, एच इंडेक्स है, जी इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है। ये दुनिया भर के तरीके हैं। दीज आर एप्लीकेबल टू ए स्कॉलर्स के लिए एप्लीकेबल है। और मेजर मैट्रिक्स फॉर जर्नल्स, जर्नल की गुणवत्ता का भी तो कोई मापन करेगा, उसके लिए जिन मैट्रिक्स का उपयोग हम करते हैं, जर्नल इंपैक्ट फैक्टर और एच इंडेक्स। तो बाय यूजिंग एच इंडेक्स वी कैन मेजर द इंपैक्ट ऑफ बोथ, इंपैक्ट ऑफ ए स्कॉलर एज वेल एज इंपैक्ट ऑफ जर्नल। दोनों के ही इंपैक्ट का हम मापन कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एच इंडेक्स? एच इंडेक्स क्या है? एच इंडेक्स क्या है? वी नीड एन इंडेक्स इंक्लूडिंग बोथ, जिसमें मेजरमेंट मापन दोनों हो, गुणात्मक भी हो मात्रात्मक भी हो। वी नीड एन इंडेक्स इंक्लूडिंग बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटी ऑफ स्कॉलर्स पब्लिकेशंस। इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? प्रोडक्टिविटी, हमारा उत्पादन, हमारा आउटपुट है। इंपैक्ट क्या है? नंबर ऑफ साइटेशंस है। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय बिग हिट्स। बिग हिट्स मींस इट इज नॉट इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। कोई कहे कि मेरे 500 पब्लिकेशन, हो सकता है जिसने पूरे जीवन में 2 पेपर लिखे हो वो एच इंडेक्स उसका अधिक हो, जिसने 200 लिखे हो उससे, जरूरी नहीं है। तो इट इज नॉट इफेक्टेड बाय बिग हिट्स। बिग हिट्स प्रभावित नहीं करता इसको। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय नॉइस। नॉइस मींस पब्लिसिटी, मैं दिग्गज, मैं वो, नो, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय नॉइस, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय पब्लिसिटी। इट इज अ जेन्युइन एच इंडेक्स। एच इंडेक्स, the concept was given by Hitz J. Hitz J ने ये concept दिया, an index to quantify one scientific research output, and that was published in the year 2005 in the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. अब एक सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से चर्चा करते हैं, लेकिन दिस एच इंडेक्स इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इस एच इंडेक्स के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको एच इंडेक्स तो कहा ही जाता है, चर्चा हो चुकी है। हिट्स इंडेक्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि हिट्ज जेई ने इसकी उत्पत्ति की। हिट्ज नंबर भी कहा जाता है। तो एच इंडेक्स की, इट इज मीनिंगफुल व्हेन कंपेयर टू अदर्स विद इन द सेम डिसिप्लिन एरिया। इट मींस वी कैन नॉट कंपेयर द साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री विद द साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। नो, वी कैन कंपेयर द इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम स्ट्रीम। फिजिकल एजुकेशन की तुलना फिजिकल एजुकेशन वाले से, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट ट्रेंड। आप ये दूसरे सब्जेक्ट से उसकी तुलना नहीं कर सकते। रिसर्चर्स इन वन फील्ड में हैव very different H indices than researchers in another field. For example, I have given an example. We cannot compare the physical education personnel with the personnel of physics. We cannot compare. So this is applicable within the same area, within the same subject, within the same stream. अब main कहानी, definition. H index is the highest number of papers a scientist has that have at least that number of citations each. किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की वो अधिकतम संख्या जिसमें कम से कम उसके बराबर उल्लेख किया गया हो। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। देयर आर 2 ऑथर्स, वन इज P means publications, C means citation. We are discussing about the author number 1. Author number 1 ने कितने पेपर पब्लिश किए? No. Is it okay in this hypothetical example? और इस पहले पेपर के साइटेशन कितने हैं? 55. And we arranged or on the basis in a descending order. तो 9th पेपर के साइटेशंस कितने हैं? 1 है। Is it okay? एक और ऑथर लेते हैं। इस ऑथर के पब्लिकेशंस कितने हैं? 4। तो आप कहेंगे कि नहीं भी उसे डबल से भी ज्यादा पब्लिकेशन हो तो बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट है। नो, इसके साइटेशन कितने? केवल 25 हैं, 20 हैं दूसरे के, 9 तीसरे के, चौथे के 6 हैं। तो यदि पब्लिकेशंस के आधार पर और केवल साइटेशंस के आधार पर देखें तो आप कहेंगे कि ऑथर ए इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट ऑथर इन कंपैरिजन टू बी। लेकिन एच इंडेक्स की परिभाषा के अनुरूप हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर्स ए साइंटिस्ट हैज दैट हैव एटलीस्ट दैट साइटेशंस ईच, कि प्रत्येक शोधार्थी द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों की वो अधिकतम संख्या
जिसमें कम से कम उतने के बराबर उल्लेख किया गया हो, वो स्थिति पहले में 4 है। 5 का देखिए, पांचवें पेपर का उल्लेख उसकी संख्या से कम है, लेकिन 4 का तक। और इसका भी अगर एच इंडेक्स के माध्यम से देखें कि बोथ द ऑथर्स आर इक्वली इफेक्टिव, दोनों ऑथर बराबर इफेक्टिव हैं, वो 4 पेपर लिखे हैं और उसने 9 रिसर्च पेपर लिखे हैं। ये एच इंडेक्स का कंसेप्ट है। एच इंडेक्स, दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय गूगल स्कॉलर, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू मे कैलकुलेट योर एच। अगर गूगल स्कॉलर अकाउंट होगा तो आपके एच इंडेक्स आपको मिलेंगे उसमें। यदि आपके एच इंडेक्स, स्कोपस है पेड है, लेकिन एच इंडेक्स प्रोवाइड वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेगा, वेब ऑफ साइंस है। ठीक है, अब बात करते हैं एच इंडेक्स एट कैरियर लेवल। अभी तो कुछ विश्वविद्यालय इसको कंसीडर कर रहे हैं इन सीएस कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी, ऐसा भी है। लेकिन यदि वेस्टर्न होगा कई विश्वविद्यालयों में, हाँ, अकॉर्डिंग टू हिट्स, उसने कहा कि एक फिजिक्स एक्सपर्ट के लिए एच इंडेक्स 12 कम से कम टू बिकम एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, और 18 जिसका एच इंडेक्स हो दैट विल बी एलिजिबल फॉर प्रोफेसरशिप। 15 से 20, देखिए अगर 15 से 20 हैं तो ही इज एलिजिबल टू गेट द फेलोशिप ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, और 45 से ऊपर हो तो उसको मेंबरशिप मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमिक एंड साइंसेस। और इंडिया की बात करें 100 से अधिक हो तो भारत रत्न का दावेदार है। एग्जाम्पल हमारे सामने CN राव जी है केमिस्ट्री के। तो ये थी। अब बात करते हैं जी इंडेक्स की। जी इंडेक्स क्या है? ये डेफिनेशन है। वो कंसेप्ट किसने दिया था इंडेक्स का? हिट्स जेई ने। कब दिया था? 2005 में। एक साल बाद 2006 में लियो एग्गी ने ये कंसेप्ट दिया। इट इज सजेस्टेड बाय लियो एग्गी इन द ईयर 2006। व्हेन ए सेट ऑफ पेपर्स इज ranked in a descending order on the basis of the citation that they have received, the G index is the that largest number, such as top G articles received at least G square citations. इस परिभाषा को भी एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। वही एग्जाम्पल है जी। कितने पेपर हैं? इस ऑथर के पेपर है 9, और ये सबके साइटेशन हैं। इज इट ओके? ऑथर बी है, इसका है कि देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में साइटेशन के अनुरूप हमने क्रम में लगा दिया क्या? सभी पेपर्स को। जिसके सबसे अधिक साइटेशन थे उसको रैंक 1 दी, और जो 9th पेपर की सबसे कम साइटेशन उसको रैंक क्या दी? 9th रैंक दिए। 9वें क्रम में हो। इज इट ओके? तो ये जी इंडेक्स हमारा हुआ 7 क्यों हुआ जी इंडेक्स? देखिए जी स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इस 7 से ऊपर जितने भी साइटेशन हो ये 49 से ऊपर होने चाहिए। 15 + 10 25, 10 35, 5 45 49। तो लेकिन चाहिए कितने? 49 + 3 51। और यही 8 का कितना होगा स्क्वायर? 64। तो अगर 2 ऐड कर दे तो 64 से कम होंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जी इंडेक्स। I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर जो साइंटिस्ट हैज दैट हैव एटलीस्ट 10 साइटेशंस ईच। एग्जांपल आपके सामने है, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया 2011 में। एग्जांपल है ऑथर ए का, और ये ऑथर बी का एग्जांपल है आप सबके सामने। दोनों का ही I10 इंडेक्स 4 है, क्योंकि दोनों के ही 4 पेपर्स ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक का 10 से ऊपर साइटेशन है। इतनी सी बात। ये मेजरमेंट सिस्टम है, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जर्नल इंपैक्ट फैक्टर, वी वांट टू पब्लिश आवर आर्टिकल्स। आप देखेंगे इंडिया में, मैं देखता हूं कई बार कि जर्नल के फ्रंट पेज पे लिखा रहता है 6.49 जर्नल इंपैक्ट फैक्टर। पहली बात तो है कि जर्नल इंपैक्ट फैक्टर की जो अथॉरिटी है, जो कि एज पर यूजीसी गाइडलाइंस थॉमसन रियूटर का। इतनी सी बात है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वो 6 इंपैक्ट फैक्टर विश्व के टॉप जर्नल्स का नहीं होता। वहां देखेंगे आपने इंपैक्ट फैक्टर के पीछे कुछ जोड़, रूट इंपैक्ट फैक्टर, कुछ और इंपैक्ट फैक्टर, तो दैट इज नॉट एक्चुअली इंपैक्ट फैक्टर। तो इंपैक्ट फैक्टर के एक एग्जांपल देखते हैं हम। इंपैक्ट फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ साइटेशन। इंपैक्ट फैक्टर का कंसेप्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपैक्ट फैक्टर? नंबर ऑफ साइटेशन टू ए जर्नल
in a given year from the articles occurring in the last 2 years divided by the number of articles published in the journal in the past 2 years. ठीक है, किसी भी शोध पत्र में साइटेशन जिन आर्टिकल्स का हुआ हो इन ए गिवन ईयर, एक साल में, मान लो कि हमें 2024 का जर्नल इंपैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो गिवन ईयर क्या हो गया, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, ठीक है। यानी उस एक साल में जितना साइटेशन हुआ, लेकिन उस साइटेशन का आधार क्या होगा कि उस जर्नल में उसके पिछले 2 सालों में जो पेपर्स पब्लिश हुए हो, 2 साल कौन से थे, 22 एंड 23, इज इट ओके। तो हम उनको डिवाइड कर दें। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखिए, साइटेशन है 2000, ये 2014 का कैलकुलेट कर रहे हैं जर्नल इंपैक्ट फैक्टर, तो साइटेशन 100 हुए 2014 में, 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 में, लेकिन किन आर्टिकल्स के आधार पर, 12 और 13, 2012 और 13 के आधार पर, इज इट ओके। डिवाइड बाय द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स कौन से हैं, 20 कहां से आ गया सर, हाँ 2012 2013, 2012 एंड 2013 में वो कितने हो गए, तो डिवाइड दिस, डिवाइड नंबर ऑफ साइटेशंस बाय नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, तो इस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर 0.5 आया। ये बताइए कि जर्नल इंपैक्ट फैक्टर के कैलकुलेशंस के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कम से कम उस जर्नल को कितने साल का होना चाहिए, 3 साल मिनिमम चाहिए। आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर इन BHU, ये इट्स ए ट्रुथ। एक सज्जन बैठे थे कि सर आई पब्लिश अ जर्नल, और मेरे जर्नल का 6 पॉइंट कुछ जर्नल इंपैक्ट फैक्टर है। बोला कब शुरू किया, बोला सर पिछले साल शुरू किया मैंने। तो उन्होंने जब मेरा भाषण सुना, पूरा जब सुना, तो बड़ा उनको लगा कि ये तो कहीं ना कहीं में गलती, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी लिख दें हम, ठीक है, तो लॉजिकली होना चाहिए। तो अब डेटाबेसिस, अब कहानी मेन शुरू होती है, अब मेन कहानी शुरू होती है, डेटाबेसिस। पैसे कहां से निकालते हैं हम, बैंक से। डेटा कहां से लेंगे, डेटा बैंक से। तो डेटा बैंक तो एक लेमैन की भाषा में डेटाबेसिस मींस डेटा बैंक, जहां से हमें कुछ मिलेगा, पहले से संग्रहित डेटा है, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसके आधार पर हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ये मेन कहानी है। अब शुरू है डेटाबेसिस। दुनिया भर के डेटाबेसिस है। डेटाबेसिस में डेटा बैंक जो कि साइटेशंस भी शो करें, मैट्रिक भी शो करें, आपका एच इंडेक्स भी शो करें, दुनिया भर के जो हम सुविधाएं लेते हैं। डेटाबेसिस कौन कौन से हैं, वेब ऑफ साइंस है, पेड है, स्कोपस है, पेड है, गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। पबमेड तो एक बहुत रेप्यूटेड नाम है बायोमेडिकल साइंसेज के। बायोमेडिकल साइंसेज वाले जो हैं, लाइफ साइंसेज वाले, वो उनको स्कोपस और इसको वेब ऑफ साइंस को महत्व नहीं देते। दे पब्लिश देयर आर्टिकल्स इन पबमेड, स्पेशली इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स एक्सेट्रा। अगला क्या है, मेडलाइन है। मेडलाइन भी इक्वल टू दैट पबमेड। पीएमसी है, पबमेड सेंट्रल है। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है। आई लिस्टेड टॉप 15 जो मुझे लगा, मेरे ज्ञान के अनुरूप, मेरे एक अनुभव के अनुरूप, जो 15 मेन डेटाबेसेस हैं। आई विल शो यू कि हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अगला है इंजीनियरिंग विलेज के नाम से भी है, पॉलिटिको है, CNKI है, बैंक फैंग डेटा है, DBLP है, ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी है, लेंस रेप्यूटेड है, लेंस, डायमेंशंस रेप्यूटेड डेटाबेस है। तो ये आई हैव लिस्टेड 15 डेटाबेसेस। लेकिन हम इनका उपयोग करके अपने अनुसंधान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में कैसे उपयोग करें, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैंने सुबह बताया था कि यू कैन पब्लिश योर आर्टिकल्स विद इन 10 तो दूर की बात है, विद इन 2, 3, 4, 5 डेज, दैट विल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। अब बात उसके लिए हमें करना होगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। उसके लिए हमें बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना होगा। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है उसको जानते हैं पहले। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। साइटेशन एनालिसिस हो सकता है, को साइटेशन एनालिसिस हो सकता है, को अकरेंस एनालिसिस हो सकता है, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग हो सकती है,
कॉथर एनालिसिस हो सकता है, और भी दुनिया भर के हो सकते हैं. आई विल शो यू 2-3 विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. आई विल डेमोस्ट्रेट. अब बात करते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन व्हाट इज द यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है? टू डिटरमाइन इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन, कि कौन सा प्रभावशाली लेख है उसका पता लगा सकते हैं आप. इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स ऑल्सो, प्रभावशाली जर्नल्स कौन कौन से हैं, प्रभावशाली इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं. इन एनी डिसिप्लिन, इन बायोमेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में इट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी एरिया. अब मेन दिस इज द वी विल लर्न प्रैक्टिकली ऑल्सो स्टेप्स. कुल मिलाकर मान के चलिए, जो डेटा बैंक है, डेटा बेसिस है, मे बी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, मेडलाइन, पबमेड, जो भी है, उनसे डेटा लेकर, डेटा रिट्रीव करके उसको एक रिसर्च पेपर का रूप कैसे दें, उसकी हम बात कर रहे हैं. कि वी आर नॉट सपोज टू कलेक्ट आवर डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू राइट आवर रिसर्च पेपर्स. उसके आधार पर हम अपने रिसर्च पेपर को लिखेंगे. स्टेप नंबर 1, डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट कहां से करेंगे? डेटा बेसिस से, फ्रॉम डेटा बेस. सेकंड स्टेप, डेटा स्क्रीनिंग. जो आपने कलेक्ट किया जरूरी है क्या सब सही है? आप स्क्रीनिंग करेंगे, कुछ एंट्रीज को एलिमिनेट करेंगे. कैसे करेंगे, चर्चा करते हैं. स्क्रीनिंग करने के बाद वी विल डू द डेटा एनालिसिस. उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण के बाद रिजल्ट्स लिखेंगे, और उसके बाद डिस्कशन लिखेंगे. दिस विल बी द प्रोसेस. तो लास्ट के 4th 5th तो सेम है. वी अडॉप्ट दीज 4th and 5th पॉइंट इन ईच एंड एवरी स्टाइल. चाहे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें, सर्वे स्टडीज करें, फिलोसॉफिकल करें, हिस्टोरिकल करें, केस स्टडीज करें, कुछ भी, किसी भी प्रकार का अध्ययन करें, वी हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट्स आल्सो, एंड वी हैव टू राइट डाउन द डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स आल्सो. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन से शुरू करते हैं. डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम वेब ऑफ साइंस. 15 में से जो 15 थे हमारे पास, वेब ऑफ साइंस से ले सकते हैं, स्कोपस से ले सकते हैं, पबमेड से ले सकते हैं. ये 3 बहुत रेप्यूटेड नाम है डेटाबेसेस के, इसलिए लिया. हम किसी में से भी डेटा को कलेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे, चर्चा करते हैं. हाउ टू कलेक्ट. हाउ टू कलेक्शन की जगह रिट्राइव शब्द अच्छा है. वी हैव टू रिट्राइव द डेटा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो. तो 2 सजेस्टेड अप्रोचेज आर देयर. 2 सजेस्टेड अप्रोच है, सर्च बाय कीवर्ड और सर्च बाय आर्टिकल. लेकिन बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियों ने कहा है कि सर्च प्रीफर कीवर्ड, सर्च बाय द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स के माध्यम से सर्च करें, कीवर्ड के माध्यम से हमें सर्च करना चाहिए. हम क्या कर चुके हैं क्या कर चुके हैं हम? डेटा कलेक्ट कर चुके हैं. कहां से कर चुके हैं? डेटाबेस से. किस डेटाबेस से? या तो वेब ऑफ साइंस से, या स्कोपस से, या पबमेड से, या किसी दूसरे से. दूसरा स्टेप क्या था हमारा? डेटा स्क्रीनिंग. अब हम करेंगे डेटा स्क्रीनिंग. डेटा स्क्रीनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? टू गेट मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट. सटीक परिणाम मिले ना. गलतियां हो सकती है. बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है? डेटा में डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है. एक ही आर्टिकल की हो सकता है गलती से 2 बार एंट्री होगी, तो वी हैव टू एलिमिनेट दैट. रॉन्ग एंट्रीज हो सकती है. रिजल्ट्स में भी एरर हो सकते हैं, मिस स्पेलिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है ऑथर्स के नाम का, डुप्लीकेशन हो सकता है ऑथर्स की एफिलिएशन का, मिसिंग ऑफ पब्लिकेशन टाइम एंड ऑफ पेपर हो सकता है. दुनिया भर के डेटा स्क्रीनिंग. कितने स्टेप हो चुके हैं? 2 स्टेप हो चुके हैं. पहला स्टेप था कि वी कलेक्टेड डेटा, वी रिट्रीव्ड द डेटा. दूसरा स्टेप डेटा स्क्रीनिंग हुई, एरर्स थे एलिमिनेट कर चुके हैं. नाउ द डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे. आंकड़ों के विश्लेषण के लिए वी रिक्वायर सॉफ्टवेयर, और आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो. तो एक सॉफ्टवेयर है वॉस व्यूअर. वी कैन डू एनालिसिस बाय यूजिंग वॉस व्यूअर. आप इंस्टॉल कर सकते हो वॉस व्यूअर के माध्यम से आप कर सकते हो. वॉस व्यूअर के माध्यम से आप एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल राइट द रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स. हम रिजल्ट्स लिखेंगे, फाइंडिंग्स लिखेंगे एज पर द आउटपुट. जैसे वो आउटपुट होगा, कैसे यहां बताया जा नहीं सकता. जब आउटपुट आएगा तो हाउ टू राइट, आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग दैट डेमोस्ट्रेशन. डेमोस्ट्रेशन के दौरान बात करते हैं.
उसके बाद डिस्कशन लिखेंगे इन द सेम वे दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द पीसेस ऑफ एविडेंस, जैसा दूसरे अध्ययनों में होता है। और अब प्रैक्टिकली अब इतना चर्चा हुई, सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप्स में, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा कलेक्शन, डेटा रिट्रीव करना है। इज इट ओके? कहां से करना है? गूगल से नहीं करना है, गूगल से कुछ नहीं करना है, डेटा बेसिस से, डेटा बेसिस से करना है। डेटा मीन्स द रेप्यूटेड डेटा बेसिस, ऑथेंटिक डेटा बेसिस, रिलायबल डेटा बेसिस, वैलिड डेटा बेसिस। ठीक है, तो उन सब में से डेटा बेसिस किसका ले? स्कोपस पेड है, वेब ऑफ साइंस पेड है, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय ने खरीदा हुआ है। लेकिन मैं अभी आई विल डेमोन्स्ट्रेट द डेटाबेस दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफी हद तक पबमेड फ्री ऑफ कॉस्ट है। पबमेड, इस पबमेड डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करेंगे। ये पबमेड है, ये पबमेड पर मैं पहुंचा। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम पबमेड। ये पबमेड का सर्च इंजन है। सर्च ऑप्शन बताया था कि कैसे। सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। किस क्षेत्र में सबसे अधिक आपका इंटरेस्ट है? इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं, है तो ये डेटाबेस स्पेशली फॉर बायोमेडिकल साइंसेस, लेकिन देखते हैं कि क्या बायोमेडिकल साइंसेस में भी इंटरनेशनल रिलेशंस पर कोई स्टडी हुई है कि देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए सर, 1,24,743 स्टडीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। ठीक है ना? तो इसमें एक क्लिक किया, किसी एक को भी हमने इसको क्लिक किया तो देखिए पूरा एब्स्ट्रैक्ट और पूरी स्टडी। तो यू मे यूज दिस इन योर स्टडी, लेकिन अभी तो वो बात नहीं कर रहे। तो यू मे इंक्लूड दीज इन योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इट इज प्रोवाइडेड बाय पबमेड फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी तो बात कर रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हमें करना 1,24,743 अध्ययनों का। इज इट ओके? तो वी हैव टू सेव द रिजल्ट्स ऑफ 1 लाख स्टडीज। 1,24,000 के रिजल्ट्स को सेव करना है पहले तो, और उसको सेव करने के बाद उसको एनालाइज करके आउटपुट में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले सेव का ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए कहां पर है, कर्सर बताइए, एरो। सेव किया हमने। सेव में ऑप्शन पूछेगा, लेकिन अभी हम किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को एनालाइज करने वाले हैं? वॉस व्यूअर से। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वॉस व्यूअर या कोई भी जिस भी सॉफ्टवेयर का आप उपयोग कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मेट सपोर्ट करता है पबमेड वाले को। तो पबमेड फॉर्मेट में एक सेव कर रहे हैं हम, और ये क्रिएट फाइल क्रिएट कर दी। एक फाइल में सारे 1,24,000 जितने भी आर्टिकल्स थे उसके रिजल्ट्स हमारे पास सेव हो गए। इज इट ओके? कहां पहुंचे? डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में देखते हैं एक बार। ये फाइल है पबमेड। आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल। और ये देखिए जितने भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी है। लेकिन ये तो हमारे एक समझ से बाहर है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन ए मीनिंगफुल लैंग्वेज। मैं इसको फिर क्लोज कर रहा हूं मीनिंगफुल लैंग्वेज में। नाउ हमारे पास डेटा है, वी रिट्रीव डेटा ऑफ हाउ मेनी स्टडीज? लगभग 1,24,000। अब इसको मीनिंगफुल लैंग्वेज में चेंज करना है, तो वी हैव टू एनालाइज दिस फाइल, वी हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स, एंड वी हैव टू एनालाइज दीज रिजल्ट्स बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, एंड द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज पबमेड, सॉरी वॉस व्यूअर। तो वॉस व्यूअर मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पर ही। ये वॉस व्यूअर देखिए आप। आई एम गोइंग टू ओपन वॉस व्यूअर। आई एम गोइंग टू ओपन दिस वॉस व्यूअर। इट्स गोइंग टू ओपन। जो भी हम डेटा कलेक्ट किए हैं उनका एनालिसिस करेंगे, उसके आउटपुट को एक्सप्लेन करते हुए वी आर गोइंग टू राइट द रिसर्च पेपर। और केवल रिसर्च पेपर में नहीं, यू मे यूज दिस बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इन योर थीसिस इन रिसर्च पार्ट ऑल्सो। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? हाउ टू एनालाइज। स्टार्ट फ्रॉम क्रिएट। 3 ऑप्शन है। आप किससे कर रहे हैं?
create a map based on bibliographic data, तो we have to opt which one? Second. तो second को opt करना है, ये second को opt किया. Next, अब read data from bibliometric databases इनबिल्ट है. अब ये was your कितने डेटाबेस को लिस्ट किया गया था आप सबके सामने? 15 किया गया था ना, जो मैंने लिस्ट दिखाई थी 15. लेकिन उन 15 में से ये सॉफ्टवेयर सबको 15 को तो सपोर्ट नहीं करता, तो ये 5 को सपोर्ट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. लेकिन इन 5 कौन कौन से हैं? वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, डायमेंशन है, लेंस है, पबमेड. तो अच्छी बात है. तो वी रिट्रीव्ड द डेटा फ्रॉम पबमेड, पबमेड से लिया हमने. तो पबमेड यहां से हम फाइल को लीजिए, उठाइए. कहां पर है? डाउनलोड कहां पर है? देखिए आप, कौन सी फाइल है? आज वाली ऊपर है ना, ये पबमेड वाली. यस, इज इट ओके? गो टू नेक्स्ट. अब दुनिया भर का एनालिसिस हो सकता है. सिंपलेस्ट बात करते, को अकरेंस. क्या था सर टर्मिनोलॉजी आपकी? इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ किस किस का को अकरेंस है, कि कहां अध्ययन हुए और कहां नहीं हुए. तो को अकरेंस ऑफ ऑल कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल रिलेशंस. दिस विल बी द टाइटल. टाइटल तो किसी भाषा में और अच्छे शब्दों में ले सकते हैं आप. तो यहां नेक्स्ट देखिए, 50 कीवर्ड्स हैं आपके जो एसोसिएट हुए हैं. मिनिमम करते 50 कीवर्ड्स हैं. उन 50 कीवर्ड्स के साथ मिलकर इंटरनेशनल रिलेशंस पर स्टडी हुई हैं विश्व में. एंड दीज आर इंडेक्स्ड इन पबमेड डेटाबेस में. ठीक. अब नेक्स्ट, तो वर्ड्स कौन कौन से? यू हैव टू पुट दिस टेबल. आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी लिख सकते हैं इसको. यू मे राइट इन दिस इन इंटरनेशनल कॉपरेशन पर हुए हैं, ह्यूमंस पर हुए हैं, इंटरनेशनलिटी पर हुए हैं, सोसाइटीज मेडिकल पर हुए हैं, ग्लोबल हेल्थ पर हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज में हुए हैं, ये पेडियाट्रिक्स में हुए हैं. ये इज इट ओके? तो यू हैव टू पेस्ट दिस टेबल. उसके अलावा अट्रैक्टिव पिक्चर्स मिलेंगी, दैट विल बी यूनिक. हो सकता है कल 2-4 दिन अधिक ऐड हो जाए तो वो पिक्चर, वो आउटपुट बदल जाए. तो आज का दिस इज ए यूनिक आउटपुट, इतना अच्छा आउटपुट. यू हैव टू पेस्ट दिस पिक्चर इन योर रिसर्च पेपर्स. अब इस पिक्चर को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए. एक तो डिफरेंट कलर्स है, उनका भी मीनिंग है. एक डायमीटर अलग अलग है, उनका भी मीनिंग है. डायमीटर शोज तो सबसे अधिक अध्ययन हुए हैं ह्यूमंस पर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर. इज इट ओके? अब जिसको भी ले, जैसे ये है इंटरनेशनलिटी. अब देखिए इसका किस किस के साथ, ये इसका कॉपरेशन, इसका किसके साथ हुआ? केवल इंटरनेशनल कॉपरेशन. कि किस शब्द का किसके साथ लिंक होकर स्टडीज हुए. यू मे एक्सप्लेन दिस. इज इट ओके? ये ओवरले विजुअलाइजेशन भी है. अब ये बताएगा कि 1960 के आसपास स्टडीज, पुरानी स्टडीज कहां पर हुई है. ये डार्क कलर में इंटरनेशनल कॉपरेशन इंडिया में हुई, इंटरनेशनल एजेंसीज. और लेटेस्ट स्टडीज आर डिनोटेड बाय विच कलर? येलो कलर. तो कहां हुई है? फायर इंटरनेशनल लॉ पर हुई है, ग्लोबल हेल्थ पर हुई है, क्यूबा में हुई है, डिप्लोमेसी पर हुई है, सेकुलराइजेशन पर हुई है, हेल्थ सिक्योरिटी पर हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर हुई है. इज इट ओके? कि मोस्ट पॉपुलर एरियाज कौन कौन से हैं और विच एरियाज आर लैकिंग इन दिस, यू कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस. बात यही खत्म नहीं होती. आप कितने एसोसिएटेड टर्म्स को अकरेंस मिला आपको? 50. कितना मिला? 50 मिला. तो 50 की जो 50 है वो सारी टर्मिनोलॉजीज, वो कीवर्ड्स एक जैसे हैं क्या? तो उसमें आप आइटम पर क्लिक करेंगे. आइटम पर क्लिक करेंगे तो उसमें 15 आइटम्स को कितने क्लस्टर्स में बांट दिया? 8. ऑन द बेसिस ऑफ ए सिमिलरिटी. पहले क्लस्टर में कितने आइटम है? 9. सिमिलर टाइप ऑफ स्टडीज है. और सबसे छोटा क्लस्टर बना है 3 आइटम का, जिसमें कि इंटरनेशनल कॉपरेशन, डेंटिस्ट्री और सोसाइटीज डेंटल, ये है. तो यू कैन write down the total clusters also, you can explain these also, you can do this. तो ये how to write a paper. तो मैं एक टॉप, जैसे कि ऐसा नहीं, पेपर्स तो इस पर बहुत है. एक लेटेस्ट एक पब्लिकेशन है, lastly I am going to share that publication. वो एक पब्लिकेशन मैं शो कर रहा हूं आपको. ये देखिए अभी लेटेस्ट पब्लिश हुआ है.
दैट इज पब्लिश्ड इन द, ये उसकी स्प्रिंगर की फुल बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश हुआ है। तो एंड यू कैन प्रिपेयर इन 1 वीक। एक रेप्यूटेड है ये, सी दिस पेपर, ये पेपर देखिए आप, आईसीटी एप्लीकेशन डायनामिक्स इन डेप्थ बिब्लियोमेट्रिक एक्सप्लोरेशन इनसाइट्स। जो मेथोडोलॉजी अभी बताई गई उसी मेथोडोलॉजी पर आधारित एक टॉप पब्लिक पब्लिशर है, स्प्रिंगर में पब्लिश हुआ है। इसको मैंने जो अलग से किया हुआ है उस पेपर को ही मैं आपको दिखाता हूं। आई एम शोइंग दिस पेपर सेपरेटली, सी द पेपर, सी दिस पेपर कि आईसीटी एप्लीकेशन डायनामिक्स इन डेप्थ बिब्लियोमेट्रिक एक्सप्लोरेशन एंड इनसाइट्स। और ये मैंने नहीं, ये दिस इज रिटन बाय माय स्कॉलर, मैंने हेल्प की उसकी। और आप देखिए इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, रिसर्च है। थोड़ा सा इसको इस तरह के 2-4 पेपर्स पढ़ेंगे, सैकड़ों हजारों पेपर्स आपको बिब्लियोमेट्रिक पर मिलेंगे। और इन केस ऑफ द राइटिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ योर थीसिस यू मे यूज दिस बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आल्सो। एक डेटा कलेक्शन देखिए, किस डेटाबेस से लिए गए, वेब ऑफ साइंस से। कितने पेपर्स लिए गए, 36,536 के आधार पर किया गया। स्क्रीनिंग ऑफ डेटा की गई, स्क्रीनिंग में कितने निकाले गए, 153 निकाल दिए गए इसमें से। और ये स्टेप्स लिखे हैं, उसके फाइंडिंग्स लिखी हैं, वही टेबल है जो थी वो टेबल थी जो। और ये ग्राफ बनाया है उससे नहीं अलग से, यही वो पूरे पिक्चर्स है जिनको एक्सप्लेन किया गया है। तो दीज टाइप्स ऑफ पेपर्स में बी रिटन। तो केवल रिसर्च पेपर लिखने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, यू मे राइट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर research also, your thesis also. This will be very easy to write that. So we have discussed in detail about the bibliometric analysis. bibliometric analysis के संदर्भ में विस्तार से अभी चर्चा की है हमने। तो ये था bibliometric analysis।